हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओजोन क्लासेस। आज हम फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे नीट के लिए। और क्योंकि ये क्रैश कोर्स होने वाला है तो मैं उन सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक शॉर्ट टाइम में कवर करूँगा जो कि नीट में हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 11 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्लास 12 पर जाएंगे। ठीक है। और 11 के सबसे बेसिक चैप्टर से हम शुरू करेंगे और वो है वेक्टर्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं वेक्टर्स से। वेक्टर्स, देखो, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब कि अगर तुम्हारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है। और अगर यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, राम, ठीक है, मैं बोलूँ कि ए से बी हो गया, वो कितना किलोमीटर गया, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर गया, तो वो इसका मैग्नीट्यूड हुआ। और मैं बोलूँ किस डायरेक्शन में गया, तो आप बोलोगे ईस्ट डायरेक्शन में गया। तो अगर आप ये दोनों डाटा मुझे बताते हो ना कि वो ईस्ट डायरेक्शन में गया भी गया और 5 किलोमीटर भी गया, तो आप एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो गया 5 किलोमीटर और डायरेक्शन भी हो गया, ईस्ट डायरेक्शन भी हो गया। ठीक है ना। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो हो गया उसका डेफिनेशन। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स कि वेक्टर को ऐड किए कैसे किया जाता है, वेक्टर को सेपरेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास मान लो दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ठीक है, तो उन दोनों को जब ऐड करोगे तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो एक आर वेक्टर से। इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और वो होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब इन दोनों वेक्टर को सिंपली ऐड कर दो आप, ठीक है, और वो एक वेक्टर ही आएगा। देखो, जिस अगर आपके पास कोई सिंबल है, अगर उसके ऊपर में आप एरो लगा दो ना, तो वो एक वेक्टर को डिनोट करता है। ये वेक्टर को डिनोट करने का और रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। ठीक। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर देंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा और उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? आर वेक्टर। ठीक। अब कोई आपको मान लो बोल दिया कि इस आर वेक्टर को डायग्राम में दिखाओ, कि डायग्राम में आर वेक्टर कहाँ पे आएगा। तो देखो, इसका एक तरीका होता है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर आप एक ट्रिएंगल बना दो इससे क्लोज फॉर्म में, कैसे फॉर्म में? क्लोज फॉर्म में, मतलब ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ये ऐसे थोड़ी क्लोज होगा। कैसे क्लोज होगा? ऐसे क्लोज होगा। देखो, ऐसे क्लोज होगा, इस डायरेक्शन में एरो आते हुए, ठीक है। तो आप इसको क्लोज कर दिए। फिर ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपको अगर रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो जैसे ही जिस डायरेक्शन में आप क्लोज किए हो, तो आप इस डायरेक्शन में क्लोज किए हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर दो? एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यही आर वेक्टर होगा। इन दोनों का सम जो निकालोगे आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वो आर वेक्टर आएगा। और वो आर वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा? अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करो ताकि एक ट्रायंगल बने आपका, और ट्रायंगल बनने के साथ साथ इस ट्रायंगल को वो क्लोज करे। ठीक है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो सी वेक्टर इस डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो, मैंने एरो इस साइड दिखाया, तो क्लोज इस साइड हो रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप एक वेक्टर ड्रॉ कर दो जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं बोलूँ आर वेक्टर, या फिर इसको मैं बोलूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बात एक ही होने वाली है। ठीक है, तो ये होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब सिर्फ ये दो वेक्टर्स पे नहीं है, अगर मान लो आपके पास 3 4 5 कितने भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये मान लो ए वेक्टर है, तो हमारे पास ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है, और मान लो ये सी वेक्टर है। ठीक है, हमारे पास अब 3 वेक्टर है। तो देखो, ये क्लोज कैसे होगा आप ही बताओ। ये देखो, एरो ऐसे जा रहा है, ये एरो ऐसे जा रहा है, ये एरो ऐसे जा रहा है। जो एरो का डायरेक्शन होता है वो वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो क्लोज इस तरीके से होगा। देखो, क्लोज इस तरीके से होगा। तो सर ने क्या बताया था
कि जिस भी डायरेक्शन में क्लोज हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर दिखा दो, वो क्या होगा, आर वेक्टर होगा। अब ये आर वेक्टर कितने वेक्टर का सम होने वाला है? अब ये आर वेक्टर कितने वेक्टर का सम होने वाला है? 3 वेक्टर का सम होने वाला है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। ये 3 वेक्टर का सम होने वाला है। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ऐसे ही कितने भी वेक्टर्स हों, देखो अब आप हम 4 वेक्टर्स ले लेते हैं। एक वेक्टर ये हो गया, 2 वेक्टर ये हो गया, तीसरा वेक्टर ये हो गया और चौथा वेक्टर ये हो गया, डी वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ 4 वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। अब तो ये वेक्टर कैसे क्लोज हो रहा है जरा बताना। ऐसे क्लोज हो रहा है, इस तरीके से क्लोज हो रहा है। तो सर ने क्या बताया था कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, वो किसको डिनोट करेगा, आर वेक्टर। और अब ये आर वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो भाई ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक था। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहलाया आपका, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्वल वेक्टर्स और निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या कहलाता है। देखो सबसे पहले देखो इक्वल वेक्टर्स। अगर हमारे पास 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए है मान लो ये और वेक्टर बी है ये, तो ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर तभी होंगे, मतलब दोनों वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। मतलब कि ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड हो। देखो मॉड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मतलब इसकी स्केलर वैल्यू कितनी है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि अगर ए वेक्टर है आपके पास, ठीक है ना, मैं बोलूँ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 किलोमीटर है और डायरेक्शन है वो ईस्ट है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि भाई भाई बताओ इस ए वेक्टर का मॉड कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और दूसरी चीज़ डायरेक्शन इक्वल होना चाहिए दोनों वेक्टर्स का। तो 2 वेक्टर्स आपके इक्वल तभी होंगे जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो, ठीक है। तभी उसको हम लोग इक्वल वेक्टर्स लिख सकते हैं और तभी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्या, इक्वल वेक्टर्स। दूसरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर पर, इसको समझना कि निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर, देखो मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ए है यहाँ पर, ठीक। मुझे माइनस ए वेक्टर करना है, इस वेक्टर का देखो निगेटिव, इस वेक्टर का निगेटिव दैट इज निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यहाँ निगेटिव लगा दिया और ये ए वेक्टर था ऑलरेडी, तो यहाँ माइनस है और यहाँ ए वेक्टर है, तो इसलिए निगेटिव ऑफ ए वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो अब वो कुछ भी नहीं करना है, एक बहुत सिंपल चीज़ करनी है कि देखो इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसको जस्ट पलट दो, मतलब ये एरो उठाओ इस डायरेक्शन में लगा दो, ये पॉइंट उठाओ यहाँ पे लगा दो, ठीक है। तो देखो सर ने क्या बताया था कि एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस एरो को यहाँ बना दो और इस डॉट को यहाँ बना दो, बस माइनस ए वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये कहलाता है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर को। एरो और डॉट को इंटरचेंज कर दो, ठीक है ना, और उस लाइन को एज इट इज ड्रॉ कर दो, तो वो कहलाता है क्या, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अब तीसरा कॉन्सेप्ट पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, देखो मान लो आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। ये आपके पास 2 वेक्टर्स हो गए। चलो वेक्टर ए और वेक्टर बी, देखो अगर इस वेक्टर को इसी लाइन के थ्रू पैरेलल वे में, देखो इस वेक्टर को इसी लाइन के थ्रू पैरेलल वे में मूव करो तो ये वेक्टर अनचेंज रहता है। मतलब कि देखो ये इस डायरेक्शन में है, मैं इसी डायरेक्शन में इसको यहाँ पे रख दे रहा हूँ, देखो देखो क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, हाँ डायरेक्शन सेम है। तो मैं बी वेक्टर को यहाँ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको पैरेलल में मूव करना है, पैरेलल में। तो ये जो वेक्टर है ना वो अनचेंज रहता है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोल रहा है ये कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं यहाँ से यहाँ तक जाने है, बस क्या करो कि मुझे पैरेलल वे में मूव कर दो और मेरी जितनी भी लेंथ है उस लेंथ को यहाँ पे ड्रॉ कर दो। तो सेम मैग्नीट्यूड
और जो इसका डायरेक्शन है उसी को यहाँ से उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। होप कि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। देखो, जो भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, और इन टॉपिक्स को वेक्टर्स टॉपिक में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका यूज आगे आने वाले चैप्टर्स में आने ही वाला है। तो भाई इन सबको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स, निगेटिव ऑफ वेक्टर और पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, ये हमें समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ध्यान देना ये यहाँ सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है ना, सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि इसका रिजल्टेंट जो होगा सर, ठीक है ना, वो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, दोनों का सम होगा, ठीक है। लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे? तो देखो, अगर दो वेक्टर्स एक पॉइंट से ऑरिजिनेट होते हैं ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं इस तरीके से। देखो, इस तरीके से। और इस पैरेललोग्राम के क्या होंगे? दो डायगोनल होंगे, एक ये डायगोनल होगा और एक दूसरा डायगोनल होगा। तो इस पॉइंट से जो डायगोनल आ रहा होगा ना, वही क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा आर वेक्टर को, इस आर वेक्टर को, ठीक है, इस आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर ध्यान रखना, दो वेक्टर्स ए वेक्टर वे बी वेक्टर दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो हम लोग उसका रिजल्टेंट यहाँ से दिखाते हैं, बीच से दिखाते हैं। अब बीच में देखो, बहुत बच्चों को ये भी मतलब एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं ना कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री होता तो ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। नहीं भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसके डायरेक्ट बीच से जाएगा, इसको बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को, इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं आएगा बस, ठीक है ना। और इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। पैरेललोग्राम नाम कैसे पड़ा? देखो, आप यहाँ पे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दे रहे हो, ठीक है ना। और वेक्टर एडिशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आप दो वेक्टर को ऐड करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर। देखो, मैंने इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो सर आपने ये भी तो बताया था कि सर यहाँ भी अगर आपको आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना हो, तो मैं इसका रिजल्टेंट यहाँ से दिखा दूंगा। देखो, तो ये आपका आर वेक्टर हो जाएगा और ये कितना होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो, कुछ बच्चे इन दोनों में डिफरेंस समझ नहीं पाते हैं कि इसको कहाँ अप्लाई करें और इसको कहाँ अप्लाई करें। देखो भाई, यहाँ पे जो दोनों वेक्टर थे ना, वो सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे थे। देखो, ठीक है, सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट हो रहे थे। यहाँ पे दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट नहीं हो रहे हैं। इस वेक्टर का जो ऑरिजिन पॉइंट है ये है, और इस वेक्टर का ऑरिजिन पॉइंट है वो ये है, ठीक है ना। तो जब दो वेक्टर का सेम ऑरिजिन पॉइंट ना हो, तब हम लोग ये लगाएंगे, ठीक है ना। और जब सेम ऑरिजिन पॉइंट हो तो क्या लगाएंगे? पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और इसको भी एक स्पेशल नाम दिया गया। देखो, ये पैरेललोग्राम बना रहा था तो इसको पैरेललोग्राम नाम दे दिए। ये एक ट्रायंगल बना रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता क्या है। देखो, मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में देखो दो एंगल बन रहे हैं। एक बन रहा है ये थीटा 1, और एक ये बन रहा है, देखो, थीटा 2। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या कहलाएगा? देखो, यहाँ तो दो एंगल हैं, थीटा 1 और थीटा 2 है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का तरीका क्या होता है? ध्यान देना कि देखो, ये एरो यहाँ पर है, ये एक एरो यहाँ पर है। दो वेक्टर्स के बीच के एंगल देखने के लिए, ठीक है, उन दोनों का जो टेल है वो सेम पॉइंट पर होना चाहिए। दोनों वेक्टर्स का टेल जो है वो सेम पॉइंट पे होना चाहिए। तो इस वेक्टर का टेल कहाँ पर है? यहाँ पर है। इस वेक्टर का टेल यहाँ कहाँ पे है? यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या मैं इसको पैरेलल में मूव कर सकता हूँ तो वेक्टर चेंज होगा? हाँ, कर सकता हूँ। अभी तो मैंने बताया पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स में। तो इस वेक्टर को पैरेलल वे में मूव करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ताकि इसका भी जो
टेल है वो यहाँ पर आ जाता है। देखो अब इसका टेल और इसका टेल कोइंसाइड कर गया, तो ये एंगल थीटा 2 है, तो ये एंगल थीटा 2 एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो अब मुझे बताना जरा आप कि अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है, ठीक, ये एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या आएगा। ठीक है, ड्रॉ करके बताओ मुझे। देखो, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि इन दोनों का टेल जो है वो देखो, ये टेल यहाँ पे है, ये टेल यहाँ पर है, इन दोनों का टेल को कॉन्साइड करना है। तो देखो इसको अगर पैरेलल में मूव कर दो, तो पैरेलल में मूव कर दो तो ये वेक्टर ऐसे आ सकता है, ठीक है, और इसको पैरेलल में मूव कर दो तो ये वेक्टर ऐसे आ सकता है। तो देखो इसका टेल यहाँ पर आ गया, इसका टेल यहाँ पे आ गया, वाह मज़ा भी आ गया, क्योंकि अब हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, होप कि आपको समझ में आएगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी आ गया। अब हम लोगों ने अभी दो चीज़ें देखी हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। अगर हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। ठीक है, और दूसरा केस मैंने क्या देखा है कि अगर ये ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, दोनों सेम पॉइंट से ऑरिजिनेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ आएगा, देखो वो ये आएगा कहीं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो इन दोनों के बीच में ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कौन सा है, ये एंगल है, एंगल थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्यों, क्योंकि इसका टेल यहाँ पर और इसका टेल यहाँ पे लाया, तो ये एंगल थीटा कहलाएगा। मान लो कि ये रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या कहलाएगा, देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या कहलाएगा, इस वेक्टर का टेल यहाँ पे, इस वेक्टर का टेल यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये जो थीटा होगा वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाएगा। अब मान लो कि इसका रिजल्टेंट ये वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये अल्फा एंगल है। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस हो गया और ये हमारा दूसरा केस हो गया। तो कोई अगर आपसे पूछे कि आपने तो ये बता दिया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को इससे डिनोट करेंगे, जो कि एक वेक्टर आएगा आर वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, तो देखो इन दोनों केस के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा आर वेक्टर का वो ये होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सर यहाँ ए और बी क्या है, आपने तो बताया ही नहीं। देखो भाई ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए और बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू बी है। ठीक है, मतलब कि ए वेक्टर का मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। ठीक है, वो ए और बी है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और ये पूरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर अब कोई ये जानना चाहे कि बताओ कि जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ एंगल कितना बना रहा है, तो ये इतना बना रहा है, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग, और ये दोनों फॉर्मूले दोनों केस में एप्लीकेबल हैं। ठीक है, इसमें भी एप्लीकेबल है और इसमें भी एप्लीकेबल है, तो इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, चलो ये तो हमको मिल गया। इसका मैं बताता हूँ थोड़ा सा एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि मैं इसमें बोलना क्या चाहता हूँ। देखो मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ठीक है ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 यूनिट्स है। ठीक है, और जो ये वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 यूनिट्स है मान लो। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो आपको पता है कि इसका रिजल्टेंट आने वाला है, एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर की जिसको कि हम लोग आर वेक्टर से डिनोट करेंगे उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी आपको बताना है। तो आपको याद आएगा, अरे ये तो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है दोनों,
वेक्टर्स, हमें मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी दिया है 60 डिग्री। तो हम क्या करते हैं कि आर वेक्टर का जो फॉर्मूला है जो सर ने बताया था हम लगा देते हैं। तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू कॉस 60 डिग्री एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना होगा, 1/2 होगा। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 25 प्लस 9 प्लस 5 इंटू 3 15। ठीक है, 25 और 15 कितना हो गया आपका, जरा बताना आप। 40 हो गया, 40 प्लस 9 कितना हो गया, 49 हो गया, √49। तो ये आपका आ गया कितना, 7 यूनिट्स। तो इस जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होने वाला है, 7 यूनिट्स होने वाला है। ठीक है ना। अगर वही आपसे अगर कोई पूछे कि बताओ कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट कहाँ से आएगा जरा आप बताना, तो यहाँ से आएगा क्या, यहाँ से आएगा क्या, हाँ यहाँ से आएगा, सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है तो ये आएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये अल्फा निकालना है। ठीक है, याद रखना कि वेक्टर ए के साथ जो आप एंगल निकालते हो ना रिजल्टेंट का, वो अल्फा होता है। ठीक है, तो देखो आपको क्या याद आएगा, सर ने बताया था tan अल्फा इजिकल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बी मतलब 3, साइन थीटा मतलब साइन थीटा मतलब क्या, थीटा की वैल्यू रख दो आप। तो थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर 60 डिग्री बाई ए मतलब कि 5 प्लस बी मतलब कि 3 और यहाँ पे cos 60 डिग्री। ठीक है, थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मतलब कि cos 60 1/2, तो 5 प्लस 3/2। तो ये आपका निकल जाएगा क्या, इसकी जो भी वैल्यू आएगी तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं वो एंगल हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास सपोज करो, पता नहीं कि जितना भी आने वाला है आप सॉल्व कर लेना, tan अल्फा इज इक्वल टू ये मान लो ए आ गया। ठीक है ना, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे वो ए मान ले रहा हूँ मैं उसको। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स है। ठीक है, याद रखना कि ये जो आपने एंगल निकाला है वो रिजल्टेंट का ए वेक्टर के साथ है। कभी कभी एग्जाम्स में बी वेक्टर के साथ पूछ लेता है, तो वो कैसे निकालेंगे, अल्फा निकाल लिए और इस पूरे 60 डिग्री में से अल्फा को माइनस कर दिए, तो रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर वो बी वेक्टर के साथ निकल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, वेक्टर ए के साथ पूछा जा रहा है कि वेक्टर बी के साथ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, और रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, और ये रिजल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चलो पहला रिजल्ट हम लोग देखते हैं। हमने बताया कि आर वेक्टर का जो मॉड है वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आर वेक्टर क्या था, दो वेक्टर का रिजल्टेंट था, मतलब आर वेक्टर को आप ये भी लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों साइड आप मॉड ले लो, ये मॉड ले लो और ये मॉड ले लो। तो आर वेक्टर का मॉड बोलो या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड लो, दोनों एक ही बात है। इस बात को ध्यान में रखना, ये कंफ्यूज मत होना कि अरे सर आपने तो आर वेक्टर का मॉड बताया था, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड क्या होने वाला है, भाई वही होने वाला है। क्योंकि आर वेक्टर को मैंने बताया था क्या लिख सकते हो आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हो, और यहाँ मॉड है तो यहाँ भी मॉड लगा दो बस। ठीक है, चलो अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर आर वेक्टर का जो मॉड आप निकालो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और वो कब होगी। ठीक है, तो देखो ए आपका कांस्टेंट है, बी आपका कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, लेकिन थीटा दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप उसको वैरी कर सकते हो। ठीक है, तो थीटा की जो वैल्यू होती है ना, देखो थीटा की जो वैल्यू होती है, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपका 1 से -1 के बीच में रेंज करती है। ठीक है, 1 से -1 के बीच में रेंज करती है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, ये आगे भी यूज़ होने वाला है। और ये भी मैं बता दूं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है ना वो भी 1 से -1 के बीच में रेंज करती है, तो इसको भी आप याद रखना। ठीक है, दोनों आगे यूज़ होगा। तो देखो ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है और 2ab कांस्टेंट है। ठीक है, तो कॉस थीटा की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 रख दूँ, ठीक है, तो आर वेक्टर का जो मॉड है वो भी मैक्सिमम आ जाएगा। तो आर वेक्टर मैक्सिमम हम बोलेंगे क्या होगा, आर वेक्टर मैक्सिमम इज इक्वल टू √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × ab, और मैंने कॉस थीटा की वैल्यू अब क्या रख दी है, 1 रख दी है, ×1। तो यह आ जाएगा आपका √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
ठीक है। अब तो पता था कि अरे यार ये तो क्लास 9 10th में, क्लास 6 7 में ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ, ये भाई एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो देखो यहाँ एक मज़ेदार रिजल्ट आ गया कि आर वेक्टर की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी होगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। चलिए अब हम लोग दूसरा रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, जो कि इसी पर है। देखो, अब कॉस थीटा की मैंने मैक्सिमम वैल्यू जो 1 है 1 रखी, तो आर वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अगर मैं कॉस थीटा मिनिमम रख दूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखो आप देखने के बाद पता चलेगा -1 उसकी मिनिमम वैल्यू है, तो हमको आर वेक्टर की मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab, और मैंने कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रख दी है, -1 रख दी है। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब ये भी आपका एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, तो ये आप होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कि आर वेक्टर की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, a माइनस बी होने वाली है। इस चीज़ को भी याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपको ये पूछा जाएगा कि आपके पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है। तो आप जरा बताओ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आने वाला है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो ए प्लस बी होगी 5 प्लस 3, पटाख से बता देना 2। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस 3, पटाख से बता देना, सॉरी 5 प्लस 3, मैक्सिमम वैल्यू 8 आएगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो, तो ये था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब हम लोग देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, देखो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि आगे जाके सारी चीज़ें यूज होने वाली है। और यही छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती तो आगे समझ में आता है कि अरे भाई टीचर ने कैसे कर दिया। आगे जाके चैप्टर को कवर करना और उसके बाद फिर पीछे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि इन चीज़ों को आप याद रखो हमेशा, आगे के चैप्टर में बहुत ही यूज होने वाला है। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा, कौन सा होगा, अरे इसका टेल यहाँ पे, इसका टेल यहाँ पे, तो ये थीटा, एंगल बिटवीन टू, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स सर ने बताया था। ठीक है, अच्छा, ए वेक्टर पर बी वेक्टर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा जरा बताना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यही तो सब्ट्रैक्शन हुआ दो वेक्टर्स का ना। ठीक है, अच्छा, क्या मैं इसको ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूँ क्या इस डायरेक्शन में आप माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको याद आ रहा होगा सर ने बताया था निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना, तो ये बी वेक्टर है, इसको माइनस बी वेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करूँगा, और इसका जो हेड है वो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे बना दूंगा, और इसका टेल यहाँ पे है तो टेल यहीं बन जाएगा, तो ये आपका माइनस बी वेक्टर कहलाएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे माइनस बी वेक्टर। अब ये ए वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, और दोनों का जो ऑरिजिन पॉइंट है यही है, तो इसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, सर ने बताया था ऐसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये हो गया आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस बी वेक्टर है। अब जरा बताना, अगर ये थीटा एंगल है तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये होगा 180 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा था, लेकिन अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में देखोगे तो 180 माइनस थीटा हो गया। मैंने ये लीनियर पेयर से किया कि ये थीटा है तो ये पूरा 180 होता है, तो ये थीटा तो ये पूरा 180 माइनस थीटा। अब जरा मैं इसका रिजल्टेंट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बताओ। तो आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b। ठीक है, और कॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, सॉरी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा था, तो मैं कॉस थीटा लिखता, लेकिन अब मैं ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के लिए लिख रहा हूँ, तो दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है। ठीक है, तो ये 180 माइनस थीटा यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने बी के साथ माइनस नहीं लगाया है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का मॉड निकालते हो ना, जैसे बी वेक्टर का मॉड बोलोगे तो पॉजिटिव ही होने वाला है, ये कभी माइनस भी नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ
कि -1 का मॉड कितना होगा, तो ये +1 होगा, ठीक है ना। तो वैसे मैं बोलूँ कि -b वेक्टर का मॉड कितना होगा, तो वो सिर्फ b होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे b रखा है। तो a और b तो आपका मैग्नीट्यूड था, लेकिन एंगल अब 180 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अब ये जान लो, अगर आपको नहीं पता होगा तो cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से r वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस cos थीटा, ठीक है। दिया जाएगा आपका √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है, आर वेक्टर की वैल्यू। इस चीज़ को याद कर लेना भाई कि अगर एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा। और यहाँ पे आर वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स निकाला है। तो आर वेक्टर बोलो या फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोलो, एक ही बात है। और यहाँ मॉड लगा तो यहाँ भी मॉड लगा दो, ठीक है। तो इसका मॉड की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। आपको आया समझ में। चलो अब इस पर बेस्ड इतना अच्छा एक क्वेश्चन आता है जो कि ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट होता है। वो क्या पूछता है आपको, देखो कि आपको गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के इक्वल है। तो आपको बताना है भाई कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा। तो अब आप सोचोगे भाई सर ने तो बताया था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड मतलब क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैं आर वेक्टर का मॉड लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं आर वेक्टर के मॉड के इक्वल लिख सकता हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, लेकिन इस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ने सर बताया था, ठीक है। तो इस वेक्टर का जो मॉड लिखा जाता था वो सर ने बताया था, वो ये होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड सर ने बताया था क्या लिखते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, अभी मैंने जस्ट पिछले स्लाइड में आपको बताया कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड लिखते हैं √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। और इन दोनों का मॉड इक्वल गिवन है, तो करना क्या है, बस इन दोनों को इक्वल कर दो। तो √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप जो निकालोगे तो ये आएगा आपका 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो भाई ए तो जीरो है नहीं मैग्नीट्यूड, बी तो जीरो है नहीं मैग्नीट्यूड, तो cos थीटा को ही जीरो होना पड़ेगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, इस जीरो को आप लिख सकते हो cos π/2। 90 डिग्री पे cos की वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से दोनों तरफ कंपेयर करो, इसमें और इसमें, तो आपका थीटा इज इक्वल टू π/2 हो गया, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो थीटा इज इक्वल टू π/2 होगा, मतलब कि 90 डिग्री होगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। चलो अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला जाए कि ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर का जो मॉड है वो ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर के मॉड के इक्वल है, हाँ इक्वल है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड माइनस बी वेक्टर का मॉड के इक्वल है। तो यहाँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो भाई देखो यहाँ स्क्वायरिंग करने से कोई फायदा नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, आप करके देखना। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान दिए होगे, याद करो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो वेक्टर ए और बी हैं, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इस आर वेक्टर का जो मॉड होता है मतलब मैग्नीट्यूड होता है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ए प्लस बी होती है, मैंने बताया था। ए को आप और कैसे लिख सकते हो, यही तो लिख सकते हो, ए वेक्टर का मॉड प्लस बी वेक्टर का मॉड लिख सकते हो ना, क्योंकि ए वेक्टर का मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, वही तो मैंने लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड वही तो मैंने लिखा है। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी, ठीक है। और ये आर वेक्टर मिनिमम कितना होता था, ए माइनस बी होता था, ठीक है। तो ये ए माइनस बी कब आया था याद है आपको, ठीक है, वो आया था कॉस थीटा की वैल्यू मैंने जब -1 रखी थी तब, ठीक है। आप पिछले स्लाइड्स में देखना मैंने बताया था कॉस थीटा की जब मैंने वैल्यू -1 रखी थी तो आर वेक्टर की जो मिनिमम वैल्यू वो ए माइनस वी आई थी, ठीक है ना। तो देखो ये आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो जरा बताना, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख सकते हो ना, मॉड
और ए वेक्टर का मॉड इसको लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, माइनस वी वेक्टर का मॉड। यही तो भाई आपको गिवन है, देख लो, यही तो आपको गिवन है। तो ये कब हो रहा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 पे हो रहा था। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कब होगी, थीटा की वैल्यू होगी आपकी 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री होता है तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो एक दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ध्यान में रखना। देखो, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, थ्योरी आपके माइंड में अच्छे से आ गई, तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो याद रखते हुए। ठीक है, तो अपने में एक कॉन्फिडेंट डेवलप करो कि हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, फिजिक्स से डरो नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज चलो। चलो, अब हम लोग देखते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इससे हर साल बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि 90% क्वेश्चन जो नीट में है ना, वो यहीं से पूछे जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे डायरेक्ट, या फिर इसके एप्लीकेशन पे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बहुत ही सिंपल है, ये मत सोचना कि भाई 90% क्वेश्चन यहाँ पे नीट से आ रहा है तो मतलब ये बहुत टफ होने वाला है। बहुत ईजी है। ठीक है, सारी चीज़ों को मतलब इजी वे में समझते हुए सीखो कि हाँ ये है और मैं सीख जाऊंगा, नहीं भी आता है तो सीख जाऊंगा। ठीक है, सर मुझे सिखा देंगे। देखो, ये एटीट्यूड रखो हमेशा। हमारे पास मान लो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, ठीक है, और ये वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है मान लो। ठीक है ना, देखो एक ये भी एंगल है और एक ये भी एंगल है, देखो एक ये भी एंगल है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा ना, आप उसको लेना, क्योंकि देखो यहाँ ये टेल ज्वाइन है, इसका भी टेल यहाँ पे ज्वाइन है, तो बोलोगे सर ये भी एंगल तो बन रहा है। ठीक है ना, और ये भी एंगल बन रहा है, तो इन दोनों एंगल में जो छोटा एंगल होगा ना, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये थीटा लोगे आप, इन दोनों एंगल में जो छोटा एंगल होगा सबसे। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। याद रखना कि ए वेक्टर ही का मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने, ताकि मैं इजिली लिख सकूं, इसको मैंने डायरेक्ट ए लिख दिया है। मैंने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ए लिख दिया है यहाँ पर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे बी लिख दिया है। ठीक है, ताकि बस मुझे आसानी हो लिखने में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या कहलाता है, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा नहीं होता है, ध्यान रखना। और ये थीटा है स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना, स्मॉलर एंगल को लेना है। ठीक है, तो ए वेक्टर का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। देखो, अब ये मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, और आपका कॉस थीटा भी मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि देखो ये भी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा की भी कोई ना कोई वैल्यू ही आएगी, तो ए भी कॉस थीटा एक वैल्यू आ रही है, ये तो कोई वेक्टर आ नहीं रहा है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, देखो ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। चलो, अब इस पे हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं डॉट प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, दो तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। बुक्स में तो बहुत कुछ दिए जाते हैं, लेकिन जिसका अप्लीकेशन हमें हर चैप्टर में और हर जगह है, सिर्फ हम लोग वही देखेंगे। देखो, याद रखना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ठीक है, पहला तो ये, और दूसरी चीज़ ये याद रखना कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अब ये चीज़ कैसे आई, देखो, अगर एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर, तो ये अपने ही के साथ मतलब इटसेल्फ के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, 0 डिग्री बना रहा होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ से आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखो तो ये कितना आएगा जरा बताना। तो आपको याद आएगा कि आप सर ने बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ तो दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, तो ए इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 होता है, तो ये कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। और इसी ए के स्क्वायर को क्या आप ये नहीं लिख सकते हो क्या, ए वेक्टर का मॉड, हाँ लिख सकते हो, तो ये होल स्क्वायर हुआ आपका। ठीक है, तो ये याद रखना इन दोनों रिजल्ट को, ये बहुत ही काम आएंगे आगे आपके। ठीक है ना, अब देखो डॉट प्रोडक्ट
जो है वो बहुत ही आगे काम आएगा, इसलिए उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ये बहुत ही आपके आगे काम आएगा। तो आपका ये था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में निकालते कैसे हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हम बाद में देखेंगे जब हम लोग पढ़ लेंगे यूनिट वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, चलो अब इसके आगे है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। नीट में हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं इस टॉपिक से, और ये हल्का सा टफ है डॉट वेक्टर से, वो समझना। देखो हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, देखो, और इन दोनों के बीच का एंगल आपका थीटा है, तो इन दोनों के बीच का जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है ना, वो ये कहलाता है ए वेक्टर डॉट, सॉरी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहाँ पे देखो साइन थीटा डॉट प्रोडक्ट में था, क्या था, कॉस थीटा था, इंटू एन कैप। देखो एन कैप क्या है, थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि एक ये वेक्टर है, ठीक है ना, और एक यूनिट वेक्टर है ये। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है डिटेल में। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये एक वेक्टर है। देखो देखो इसकी जो भी वैल्यू क्या आ रही है, एक वेक्टर के फॉर्म में आ रही है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होता है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब कि एक वेक्टर आता है। ठीक, चलो, तो ए बी साइन थीटा उसकी वैल्यू हो जाएगी, और एन कैप मतलब कि क्या है, ये एक वेक्टर है, तो इसका जो भी वैल्यू है वो एक वेक्टर के फॉर्म में आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होने वाला है आपका, एक वेक्टर होने वाला है। ठीक है, और यहाँ याद रखना, यहाँ पे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं। ठीक है, तो अब इस जो भी वेक्टर आएगा, मान लो वो सी वेक्टर आ रहा है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। देखो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं हम लोग, जो कि सबसे इजीएस्ट रूल है। ऐसे तो बहुत सारे रूल हैं, राइट हैंड थंब रूल, लेकिन जो सबसे इजीएस्ट है वही हमारे काम का है, राइट हैंड थंब रूल। ये क्या बोलता है ना, कि जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है, आपको अगर ये फाइंड करना है तो क्रॉस से पहले आपका जो वेक्टर है, ठीक है, इस क्रॉस से पहले आपके पास क्या है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर पे अपना हाथ रखो। देखो ये ए वेक्टर है आपका, ए वेक्टर पे ऐसे हाथ रखो। ठीक है, आपका जो गोरा वाला साइड है ना, वो बी वेक्टर की तरफ होना चाहिए। देखो तो बी वेक्टर इस साइड है, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी रख सकता था, देखो ऐसे रख सकता था, लेकिन देखो आपका ये जो गोरा वाला पार्ट है ना, वो इधर कहीं बी वेक्टर है क्या, इधर बी वेक्टर है क्या, नहीं है। ए वेक्टर के इस साइड बी वेक्टर है, नहीं है। बी वेक्टर इस साइड है, तो आपको ऐसे रखना होगा, गोरे वाले साइड को बी वेक्टर के टुवर्ड्स रखना होगा, और क्रॉस के बाद जो वेक्टर है ना, उसकी तरफ अपना ये जो हाथ है ना, सट से घुमा दो ऐसे करके। ठीक है, बहुत आसान है। देखो ये ए वेक्टर है, और बी वेक्टर की तरफ अपना गोरा वाला पार्ट हाथ का ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दिए, और फिर अपने थंब को टाइट करो, खींच लो ऐसे करके। ठीक है, तो देखो ये आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। अगर वही मैं आपसे पूछूं कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो ये आप करो। देखो सर ने क्या बताया था कि क्रॉस के पहले बी वेक्टर है, तो उस पर हाथ रखो पहले। ठीक है, तो उस पर हम हाथ रख लिए, ये बी वेक्टर है, देखो, तो बी वेक्टर पे हाथ रख लिए। तो आपका जो गोरा वाला साइड है वो ए वेक्टर के साइड होना चाहिए। इधर कहीं ए वेक्टर दिख रहा है क्या, नहीं, कहीं नहीं दिख रहा है। तो या तो मैं ऐसे रख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे रख सकता हूँ। देखो, ठीक है, ऐसे रख सकता हूँ ना। तो क्या अब गोरा वाला साइड ए वेक्टर के साइड है, हाँ है। तो देखो अब इसको मैंने ऐसे घुमाना है, ठीक है, ऐसे मैं घुमा दिया। ठीक है, बी वेक्टर से शुरू किया, और ए वेक्टर को ऐसे हाथ में आपको ले लेना है, ऐसे घुमा कर। ठीक है, तो फिर आपको थंब देखो आपका थंब जो है वो अब नीचे की तरफ जाएगा, टाइट करोगे तो। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आप घुमाओगे तो आपका तो थंब दिखेगा नहीं। ठीक है, ऐसे नीचे जाएगा आपका। ठीक है, तो अब जो डायरेक्शन होगा ना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का, वो ऐसे होगा। देखो ऐसे नीचे की ओर जाएगा, नीचे। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की ओर आ रहा था, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि दो वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल हो। लेकिन आप तो देख रहे हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड आ रहा है, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की ओर जा रहा है, तो दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। इसलिए आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं लिख सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, दोनों इक्वल होते थे। ठीक है, लेकिन आप क्या करो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखो।
तो ये आप लिख सकते हो। ठीक, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है ना। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड था, और ये एन कैप का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड। ठीक, तो ये इसको जो कैप यहाँ पे लगाते हैं ना, उसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर, और किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसको अभी याद कर लो। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये होगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड का, वो कितना आया, ए बी साइन थीटा आया। ठीक, तो ये भी याद रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, ए बी साइन थीटा आएगा। ठीक है, चलो ये याद हो गया आपको, बहुत सही। चलो अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको गिवन है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए डॉट बी के इक्वल है। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो क्या आने वाला है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और अब किसी भी चीज़ का मॉड निकालोगे तो वो तो स्केलर क्वांटिटी आएगा ही। इसकी वैल्यू अभी मैंने जस्ट बताई कितनी होती है, ए बी साइन थीटा होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए बी कॉस थीटा आती है। ठीक, तो ए और ए कैंसिल, बी और बी कैंसिल, साइन थीटा यहाँ पर है, और बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और ये थीटा कितने पर होता है, 45 डिग्री में होता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो कितना इजी है, मतलब सब कुछ अगर याद हो तो कितने आसानी से हम लोग वेक्टर का 2 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी हो किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना अच्छे से। मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं सिंपलेस्ट वे में समझाऊँ, मतलब ज़्यादा टिपिकल ना बनाऊँ इसको, क्योंकि आप बुक्स पढ़ोगे तो बहुत सारे बुक्स मतलब बिना मतलब के इन टॉपिक्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब टिपिकल बना देता है, जिसको कि बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता है। देखो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा जेड एक्सिस होता है। ठीक, देखो इस डायरेक्शन में, ठीक इस डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक फिजिक्स में एक वेक्टर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। कैप लगाया मतलब यूनिट वेक्टर है। वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। जेड डायरेक्शन में होता है हमारे पास के कैप। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो आई कैप का मॉड इज इक्वल टू जे कैप का मॉड इज इक्वल टू के कैप का मॉड कितना होने वाला, 1 होने वाला है, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स का जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, 1 होता है। याद रखना जहां भी ये साइन लगा होगा कैप, ठीक है ना, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर ये नहीं भी लगा और क्वेश्चन में गिवन हो कि वो यूनिट वेक्टर है तो मान लेना कि वो यूनिट ही वेक्टर है। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, चलो तो अगर मैं एक वेक्टर बोलूं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो देखो एक्चुअली इस स्पेस में ना ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, हमें उस पॉइंट से मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस ए वेक्टर का, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, ठीक है ना, कंपोनेंट मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है ना, उस समय समझाऊंगा ज़्यादा अच्छे तरीके से कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो अगर मान लो कि ए वेक्टर इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है आपके पास, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि इस ए वेक्टर का एक्स एक्सिस की ओर आप आई कैप रखे हो डायरेक्शन दिखाने के लिए। डायरेक्शन ये है, मतलब एक्स एक्सिस का पार्ट ये है, वाई एक्सिस का पार्ट ये है, और जेड एक्सिस का पार्ट ये है। ठीक है ना, तो एक वेक्टर को आप कार्टेशियन फॉर्म में, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स भी दिखा सकते हो, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। ठीक, अब मान लो आपके पास अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो दो वेक्टर्स, मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो। ठीक है, और दूसरा बी वेक्टर हो गया आपका, मान लो ए वन है, बी वन है, सी वन है, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। इन दोनों को ऐड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू बतानी। देखो आई वाले को आई वाले के साथ ऐड करो, जे वाले को जे वाले के साथ और के वाले को के वाले के साथ, तो ए वन प्लस ए टू आई कैप आ जाएगा प्लस बी वन प्लस बी टू जे कैप आ जाएगा प्लस सी वन प्लस सी टू के कैप आएगा। देखो कितना सिंपल है।
आई वाले को आई के साथ जोड़ दो, A1 + A2, जे के साथ जे वाले के साथ B1 + B2, के वाले के साथ C1 + C2, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, जब आई जे और के फॉर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो उसका एडिशन इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, अब एडिशन तो ऐसे करते थे। अगर मैं बोल दूं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, अगर इस फॉर्म में वेक्टर्स दो गिवन हो तो देखो कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत इजी है। देखो आप क्या करोगे कि आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है आई कैप वाले का, आई कैप इसमें मैग्नीट्यूड कितना है, A1 है, तो A1, और इस आई कैप वाले के साथ कितना है, A2, प्लस जे वाले का जो भी स्केलर वाला पार्ट है, मतलब ये B1 और ये B2, उसको तुम मल्टीप्लाई करोगे, B1 B2, प्लस के वाले का जो स्केलर पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस C1 और C2, और आई जे और के यहाँ पे अपने लिखोगे। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की वैल्यू आ जाती है। मतलब मैंने क्या किया, आई जे और के को हटा दिया, पहले आई वाले का मल्टीप्लाई किया स्केलर पार्ट A1 A2, फिर जे वाले का स्केलर पार्ट B1 B2, फिर इसका C1 C2, और फिर ऐड कर दिया। यहाँ प्लस प्लस साइन है तो यहाँ भी मैंने प्लस प्लस साइन लगा दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको ये भी पता चल गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आई कैप वाले का A1 A2, जे कैप वाले का B1 B2, और के वाले का C1 C2। चलो इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है ना, मान लो आपके पास ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप है। ठीक है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है। मैं आपसे बोलूँ कि बताओ भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये वेक्टर है, तो जाहिर सी बात है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो सर ने क्या बताया था, सर ने ये बताया था कि आई कैप और जे कैप और के कैप कहीं मत लिखना। ठीक है ना, लेकिन जो आई कैप है पहले उसको देखो, और उसका जो स्केलर वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6। ठीक है, फिर जे वाले को देखो और उसका स्केलर पार्ट लिख दो, 4 × 2 8, +8 आएगा। ठीक है, उसके बाद के वाले को देखो, इसका स्केलर पार्ट लिख कर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यहाँ पे -5 × 2 है तो ये -10 आएगा, तो यहाँ पर -10 लिख दो। तो ये 8 + 6 कितना हुआ, 14, 14 - 10 कितना हुआ, 4। तो ये आ गया, आपका आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, अब मैं अगर यही बोल दूं कि बताओ कि इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, बताओ एंगल कितना है, एंगल थीटा इन दोनों के बीच के वेक्टर से कितना है। ठीक है, तो देखो अगर इस फॉर्म में कभी भी दो वेक्टर्स गिवन हो, तो बिना सोचे ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू A × B × cos थीटा लगा देना। ठीक है ना, यहाँ से हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये लगा देता हूँ। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मैंने निकाल लिया है 4 इज इक्वल टू A × B × cos थीटा। आपको थीटा ही तो फाइंड करना है। देखो अब आप ये बोलोगे सर आपने तो ये तो बताया नहीं कि अगर इस फॉर्म में गिवन हो आपका, ठीक है ना, कोई वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए कैसे निकालते हैं, तो देखो बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मान लो आपके पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, इसको क्या पढ़ते हैं, आई कैप पढ़ते हैं, प्लस सी के कैप। ठीक है, तो जो आपका ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो हम लोग ऐसे निकालते हैं, A² √A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, बस आपको याद रखना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ और बस इसको याद रखो। ठीक है, तो सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, 4 इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड। अच्छा ये तो कार्टेशियन फॉर्म में ही है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो देखो इससे मिलता जो हुआ, ए यहाँ पर 3 है, बी यहाँ पे 4 है, सी यहाँ पे क्या है -5 है, तो उसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना मतलब ए निकालना, तो क्या कर दो, √A² मतलब कि 9 प्लस B² मतलब कि 16 प्लस C² मतलब कि 25। ठीक है, ये इंटू बी का मैग्नीट्यूड वैसे निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा, √2² 4 2² 4 2² 4 मतलब 4 + 4 + 4 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इम्प्लाइज दैट ये कितना आया आपका, 4 इज इक्वल टू √2
ये कितना आ गया 25, और ये 25 पूरा हुआ तो ये √50 हो गया, ठीक है, इनटू ये कितना हो गया 4, 4 8 और 4 12, ठीक है, तो ये √12 हो गया इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा की, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ से ये आ जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/√50 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, समझे। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब कार्टेशियन फॉर्म में हो तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। चलो, अब डॉट प्रोडक्ट भी हमने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स का कैसे निकालेंगे जब हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में सब कुछ गिवन हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको अच्छे से। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जब आपका कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो तो देखो, अगर मान लो हमारे पास ए वेक्टर है, वो है आपके पास xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है। और बी वेक्टर है मान लो हमारे पास ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, ठीक है। देखो कार्टेशियन फॉर्म है ना आपका, हाँ कार्टेशियन फॉर्म है। तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो आप एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ करो। होप कि आप डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो आप कमेंट्स में बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में उसको हल्का सा कवर कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे आई कैप लिखो, यहाँ पे जे कैप लिखो, यहाँ पे के कैप लिखो, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पहले जिसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, क्रॉस के पहले जो ए वेक्टर है उसका स्केलर वाला पार्ट लिख लो। यहाँ स्केलर वाला पार्ट क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक है। तो यहाँ एक्स लिख लो, वाई लिख लो, जेड लिख लो। और क्रॉस के बाद जो बी वाला है, बी वेक्टर है आपके पास यहाँ पे, तो उसका स्केलर पार्ट लिख लो ABC, तो यहाँ पे लिख दो ABC। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। याद रखना कि क्रॉस के पहले जो वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट यहाँ पे लिखेंगे, स्केलर पार्ट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो XYZ लिख दिए और यहाँ पे ABC लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने का बहुत तरीका अच्छा होता है यहाँ पर, ठीक है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये तो हमको तो ये पता है कि ये क्या आने वाला है, एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है, ठीक है। तो उसमें IJ कैप होना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आई कैप लिख दो, ठीक है। जैसे ही अपने यहाँ पे आई कैप लिखा, आप क्या कर दो कि आई कैप है यहाँ पे, इससे नीचे और इसके बगल वाले को डिलीट कर दो, खटाक से हटा दो यहाँ पे। देखो हटा दिया, इसको हटाया, देखो हटा दिया, बचा क्या आपके पास, सिर्फ ये पार्ट बचा, देखो ये पार्ट बचा, ठीक है। जो भी पार्ट बचा है उसके सबसे लेफ्ट वाले पार्ट को देखो, ये पार्ट बचा है तो ये राइट पार्ट हुआ और ये लेफ्ट पार्ट को हमको देखना है, हमेशा लेफ्ट से शुरू करना है। तो इस लेफ्ट पार्ट को देख लिया, और लेफ्ट पार्ट में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, तो ये लेफ्ट पार्ट है पूरा, सबसे ऊपर क्या है वाई है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो वाई इंटू सी, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस लगा दो अपने आप, ठीक है। और फिर क्या बचा, जेड इंटू बी, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, पहले ये मल्टीप्लाई माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे माइनस जे कैप लिखना है अपने आप, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो क्या करना है, यहाँ पे जे कैप लिख दिया अपने आप और माइनस अपने आप लगाना है। तो इसके अगल बगल सब डिलीट कर देना है, मतलब ये डिलीट कर देना और उसके नीचे वाला जस्ट डिलीट कर देना है, सर ने बताया था, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब कौन कौन सा पार्ट बचा, अब ये पार्ट बच रहा है और ये पार्ट बच रहा है। तो सबसे लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है, सबसे लेफ्ट वाला पार्ट ये है पूरा, लेफ्ट में ऊपर वाला कौन सा पार्ट है, एक्स है, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, एक्स इंटू सी, ठीक है, माइनस जेड इंटू ए, ठीक है। अब अपने से लिख लेना है प्लस के कैप, ठीक है, और ये ऐसे ब्रैकेट में लगा देना है, ठीक है। अब देखो के कैप यहाँ पे, इसके बगल वाला पूरा डिलीट कर दो और ये डिलीट कर दो, ठीक है, उसके नीचे वाला जस्ट। तो अब कौन कौन सा बचा, देखो ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट फिर देखो, लेफ्ट वाले पार्ट में एक्स है और ये है, लेफ्ट पार्ट में सबसे ऊपर वाला देखो फिर ये एक्स है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, पहले ये वाला करना है, एक्स इंटू बी माइनस वाई इंटू ए, मतलब एक्स इंटू बी माइनस वाई इंटू ए। तो देखो ऐसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से कोशिश किया है कि मैं आपको ये समझा सकूं, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलो, अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास ए वेक्टर है, AI कैप प्लस AJ कैप प्लस 3K कैप,
कॉमा बी वेक्टर इज इक्वल टू है हमारे पास ए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक, अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है, ठीक है, देखो कभी कभी परपेंडिकुलर को ना यूज करके, परपेंडिकुलर को ना यूज करके ऑर्थोगोनल वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का मतलब सेम है, कंफ्यूज मत होना, ऑर्थोगोनल बोले या परपेंडिकुलर बोले। अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इस ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो देखो, अगर दो वेक्टर्स जब भी परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो आंख बंद करके ये लगा देना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। आंख बंद करके लगा रहा, जब भी ये क्वेश्चन में तुमको गिवन हो कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इज पर ऑर्थोगोनल टू बी वेक्टर, तो आप क्या लगा दोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ये कैसे होगा, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है, थीटा के एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो क्वेश्चन में गिवन क्या, दोनों परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो ए बी कॉस 90 डिग्री तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 90 0, तो ये 0, तो ए डॉट बी कितना आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अब सर ने क्या बताया था, देखो एक लाइन में सब कुछ बनाना है, ठीक है, कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो तो कैसे निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट आई वाले का स्केलर पार्ट्स मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए स्क्वायर, जे वाले का मल्टीप्लाई करो ए इंटू -2 ए, ठीक है, और फिर के वाले का मल्टीप्लाई करो स्केलर पार्ट्स -1 × 3 -3 इज इक्वल टू 0। आई जे के मत लगाना, याद रखना डॉट प्रोडक्ट में आई जे के नहीं लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, स्केलर प्रोडक्ट में, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट में लगाते हैं, ठीक है। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो ये a -3 और ये a+1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू कौन कौन सी होगी, a इज इक्वल टू -3, सॉरी a इज इक्वल टू +3 और -1, आपकी ये वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू +3 और a इज इक्वल टू -1 हो गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, पी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस बी जे कैप प्लस 2k कैप, कॉमा दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पी वेक्टर जो है वो पैरेलल है क्यू वेक्टर के, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस बी की वैल्यू कितनी होगी, इस बी की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये बताना है। ये दोनों वेक्टर पैरेलल गिवन है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल दिए हो ना, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आंख बंद करके 0 कर देना, क्या कर देना, 0 कर देना। क्यों, देखो P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, इसको आप क्या लिखे थे, PQ साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। तो अगर दोनों पैरेलल हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अगर पैरेलल हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, ठीक है। ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच का एंगल बताओ कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर क्या लिखोगे आप, P इंटू क्यू इंटू साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, ठीक है, ये कितना आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी, ठीक। और क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते थे वो मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। वैसे निकालना और वहाँ से बी की वैल्यू आपको आ जाएगी, आप उस मेथड से ट्राई करना, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। देखो कभी भी दो वेक्टर पैरेलल हो तो अगर आप बेसिक्स से सॉल्व करो तो फटाक से पी क्रॉस क्यू वेक्टर निकालना, जो मैं कार्टेशियन वाला मेथड बताया था, और 0 के इक्वल पुट कर देना, तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो ना, तो क्या करते हैं, देखो हमारे पास मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप है, ठीक है। और बी वेक्टर इज इक्वल टू a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस 3c3 k कैप है यहाँ पर, ठीक है। और तुमको क्वेश्चन में गिवन है कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, ठीक है, c1/c2 होता है। देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तो तुरंत आ जाएगा 10 सेकंड के अंदर आंसर, ठीक है। एग्जाम में आप इसको ऐसे ही बनाना। तो देखो ये दोनों वेक्टर पैरेलल दिए हैं, तो यहाँ आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 2/1
इज इक्वल टू बी बाई वन इज इक्वल टू टू बाई वन। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू। तो ये आपका आंसर होगा कि बी की वैल्यू कितनी होगी, टू होगी। ठीक है, होप कि आपको इसको सॉल्व कर लोगे। ये आपके लिए होमवर्क है कि जैसे मैंने कार्टेशियन फॉर्म में बताया था ना कि पी क्रॉस क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसको निकालना और जीरो को इक्वल पुट करना और फिर देखना कि बी की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। हालांकि मुझे ये चीज़ पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं सोचा कि सारा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट कवर करते करते इसको आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है ना, देखो यूनिट वेक्टर्स क्या कहलाते हैं, बहुत ही इजी। देखो इस वेक्टर या ऐसे वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो वन होता है। मैं बोलूँ कि अगर ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो आप आंख बंद करके लिख देना कि ए वेक्टर का जो मॉड है वो कितना है, वन है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये यूनिट वेक्टर का यूज फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए है। ठीक है, मान लो हमको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो अगर तुम उसके यूनिट वेक्टर से उससे मल्टीप्लाई कर दो ना, तो इस वेक्टर को डायरेक्शन मिल जाता है। अगर उसको डायरेक्शन मिल गया तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर बन जाएगा, ए वेक्टर। देखो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये मॉड लगाया, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक कैप से, यूनिट वेक्टर से, तो क्या बन जाएगा, वो एक वेक्टर बन जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले को ही याद करने में बच्चे को दिक्कत रहता है कि भाई ए कैप कहाँ था, ए वेक्टर कहाँ था, ए मॉड कहाँ था। तो देखो किसी भी वेक्टर, मैं आसान तरीका बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो एक स्केलर कहलाएगा। तो ये तो बस स्केलर हुआ। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है कि यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते तो उसको डायरेक्शन मिल जाता है। तो हमको मैग्नीट्यूड गिवन था, यूनिट वेक्टर काम होता है उसको डायरेक्शन दे दिए तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब हमको डायरेक्शन भी मिल गया और हमको मैग्नीट्यूड भी मिल गया, तो वो क्या एक बन गया, वेक्टर बन गया। देखो मैंने ऊपर एरो लगा दिया, दैट इज दिस इज वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के बारे में आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि इसका मैग्नीट्यूड वन होता है, और यहाँ पे आपका क्या है कि आप कैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर के हेल्प से। चलो ठीक है, तो मैंने ये चीज़ आपको बताया है कि आई कैप और जे कैप और के कैप, ठीक है ना, आई कैप यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में होता है, एक्स डायरेक्शन के, और जे किस में होता है, वाई डायरेक्शन में। बता चुका हूँ ये सब, एक एक लाइन को ध्यान से सुनना क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, तो हर एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट टाइम में मुझे कवर करना है। तो ये आपका जेड डायरेक्शन हुआ। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होने वाला, आई कैप का मॉड इज इक्वल टू जे कैप का मॉड इज इक्वल टू के कैप का मॉड इज इक्वल टू वन। ठीक है, चलो जरा मैं ये पूछूं आपसे कि आई कैप डॉट आई कैप कितना हो, जरा बताना। तो देखो आप इसको क्या लिखोगे, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो आई कैप का मॉड इंटू आई कैप का मॉड इंटू कॉस कितना, 0 डिग्री। ठीक है, कॉस जीरो मतलब कितना, वन होता है। ये यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड वन, ये भी वन, तो ये वन इंटू वन, ये कितना आ गया, वन आ गया। तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, वन हो गया। ठीक है, इसको आप याद रखना। ठीक है, वैसे ही मैं पूछूं कि आई डॉट डॉट जे कैप कितना होगा, ठीक है, तो ये आपको कितना होगा, आई कैप का मॉड इंटू जे कैप का मॉड इज इक्वल इंटू कॉस 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस ऐसे था, वाई एक्सिस ऐसे था, तो आई कैप इस डायरेक्शन में था, मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, और जे कैप इस डायरेक्शन में था। तो बताओ ये दो वेक्टर्स हैं ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे होते हैं, तो कॉस 90 ही जीरो हो गया, तो ये जीरो। तो आई कैप डॉट जे कैप कितनी वैल्यू आ गई, जीरो आ गई। ठीक, बाकी आप निकालते रहना, ठीक है ना, उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो ये आपकी आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, ठीक है, इसकी तीनों की वैल्यू वन आती है। ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और आई कैप डॉट के कैप, इन तीनों की वैल्यू जीरो आती है, जीरो जीरो जीरो। बाकी आप सॉल्व करके देखना इन दोनों मेथड से, ठीक है ना, आपका जरूर ही बन जाएगा। बस एक पॉजिटिव माइंड से रखना भाई, हमेशा से मैं बोलूँ नहीं तो फिजिक्स बहुत आपको टफ लगेगी। हर चीज़ क्लियर रखना, हर चीज़ याद रखना। ठीक है, चलो ये था यूनिट वेक्टर्स। चलिए अब इस पर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है आपके पास कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस के कैप। ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
तो फटाक से यूनिट वेक्टर का वो वाला फॉर्मूला याद करना। कौन सा बता रहा हूँ, देखो, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड इंटू ए कैप। यहाँ पे ए कैप क्या होता था बताओ? ए कैप होता था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर, देखो कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू, क्या इस ए वेक्टर का आप मॉड निकाल सकते हो? कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो हाँ निकाल सकते हो। क्या होता है? तो अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c², मैं बता चुका हूँ। तो a² मतलब 4, b² मतलब 9, c² मतलब 1 इंटू ए कैप यही तो निकालना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तुरंत ये फॉर्मूला याद करना, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, ये कितना हुआ, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, अंडर रूट 14 इज इक्वल इंटू ए कैप। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए कैप इज इक्वल टू कितना आया, 2/√14 प्लस 3/√14 प्लस 1/√14। ठीक है, यहाँ पे आई कैप लगा दो, जे कैप लगा दो और यहाँ पे के कैप लगा दो। देखो ये आपका आंसर हो गया। अब क्योंकि एक यूनिट वेक्टर आया है, यूनिट वेक्टर निकालना था, आप इसका मॉड भी निकाल कर देख लेना, मैग्नीट्यूड भी निकाल कर देख लेना, क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। ठीक है ना। चलो, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ठीक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलो, अब गिने चुने 1-2 टॉपिक्स बच गए हैं, ठीक है, उसको मैं कवर कर दे रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, देखो भाई, इस कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और पता नहीं बच्चों को क्यों समझ में नहीं आता है, बहुत ही इजी है ये, कुछ है ही नहीं, और इसका एप्लीकेशन बहुत ही लार्ज है, आगे जाकर बहुत बिग एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, बहुत ही ईजी है। देखो, मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक, इसके साथ एंगल वो 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। इसका जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, वो मान लो ए है, ठीक। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये जो वेक्टर था आपके पास ए वेक्टर, उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट का मतलब आगे जाके आपको समझ में आएगा कि कंपोनेंट का मतलब इफेक्ट भी होता है, मतलब कि इस वेक्टर का इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में क्या है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो वेक्टर है ना, वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। यहाँ पे आपको 2 कंपोनेंट निकालना है, एक्स कंपोनेंट निकालना है, वाई कंपोनेंट निकालना है। तो अगर आपको जब एक्स कंपोनेंट निकालना होता है ना, मतलब इस डायरेक्शन में निकालना है, तो आप क्या करोगे कि इस वेक्टर का जो बे मैग्नीट्यूड है वो ए लिखोगे, इंटू कॉस लिखोगे, और ये जो एंगल है इस लाइन के साथ जो बना रहा है वो लिख दोगे, मतलब ए कॉस 60 डिग्री, ठीक है। और फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, जो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस यहाँ आएगा, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस यहाँ आएगा। एक लाइन ड्रॉ करो, इस साइड इसका, इस वेक्टर का जो कॉम्पोनेंट होगा वो होगा ए इंटू साइन इंटू दिस 60 डिग्री। अब बच्चे इसी में कंफ्यूज करते हैं कि सर हम कॉस सीट की साइड लिखे और साइन की साइड लिखे। तो देखो, ये जो वेक्टर है ना, जिस लाइन के साथ एंगल बना रहा होगा ना, उस साइड कॉस लिखना, और फिर इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो देखो ये आएगा वाई एक्सिस, वहां पे साइन लगाना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और मान लो ये आपकी एक लाइन है, ये आपकी एक लाइन है, इसके साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है मान लो वो ए है, ठीक है। तो सर ने क्या बताया था कि इस लाइन के डायरेक्शन में आपको कंपोनेंट निकालना है, तो सबसे पहले तो ए लिख दो, ठीक है, देखो ए लिख दो, फिर अब कॉस लगाना है कि साइन लगाना है, इसी में कंफ्यूज होना है। तो सर ने बताया था कि अगर वो वेक्टर जिस के साथ एंगल बना रहा हो, देखो जिसके साथ एंगल बना रहा हो वहां पे कॉस लगाना। तो देखो ये इसके साथ एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे कॉस लगा दो, कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब सर ने क्या बताया था कि साइन वाला हम कहाँ पे लगाएंगे। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक। और फिर क्या लिख दो, फिर ए लिख दो, और फिर वहाँ पे आंख बंद करके साइन लिख दो, और फिर जो भी एंगल था इसके साथ वो लिख दो, ए साइन 30 डिग्री। तो ये दोनों कंपोनेंट आ गया। हालांकि ये जो दोनों कंपोनेंट है वो क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इस चीज़ को याद रखना, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो
तो ऐसे ही कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि 90 डिग्री पे हैं वापस में, ठीक है। तो आपको कंपोनेंट निकालना आ गया होगा कि कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक। चलो देखो, अगर एक वेक्टर है ए हमारे पास, ठीक है, मैं बोलूँ कि क्या इसमें इसके अलोंग आप कंपोनेंट इसका निकाल सकते हो, एंगल थीटा है तो हाँ निकाल सकते हो। आप कितना बोलोगे, सर ने क्या बोला था, पहले ए लिख दो, इसका जो भी मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, ठीक है। उसके बाद जिसके साथ एंगल बना रहा है वहाँ क्या लगाना, कॉस लगाना, फिर ये एंगल लिखना ए कॉस थीटा। मैं बोलूँ कि इसी सेम वेक्टर का इस लाइन के अलोंग में अगर ये थीटा एंगल वन, थीटा वन बना रहा है तो क्या आप लिख सकते हो वैल्यू, हाँ लिख सकते हो। कितना लिखोगे, फिर यहाँ पे ए कॉस थीटा वन लिखोगे, ठीक है। वैसे ही बहुत सारी लाइन है, सबके अलोंग में आप कंपोनेंट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये कंक्लूड करोगे कि अ वेक्टर हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट्स। इस लाइन को याद रखना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। चलो अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं, या फिर आप रिजल्ट के तौर पे भी इसको याद रख सकते हो कि इफ अ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप मेक्स एंगल्स अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा विथ एक्स कॉमा वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन जो कॉस अल्फा की वैल्यू होगी वो होगी ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जो कॉस गामा की वैल्यू होगी वो होगी सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो भाई, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि देखो अगर कोई वेक्टर है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मैंने बताया था कि ये जो वेक्टर है ना किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है स्पेस में। तो मान लो ये पॉइंट यहाँ पर है, जो भी वेक्टर है उसको हम लोग ऑरिजिन से मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर है मान लो, ठीक है ना। ये वेक्टर मान लो इस एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इस वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस ऐसे होगा, उसके साथ मान लो कि गामा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। चलो गामा एंगल बना रहा है, तो अगर आपको पूछा जाए कि ये जो वेक्टर स्पेस में है वो अल्फा के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट ए बाई, और फिर इसका क्या, ये क्या है पूरी चीज़, ए वेक्टर का मॉड ही तो है, मॉड, ठीक है। अगर आपको बीटा निकालना हो तो जे वाला रखो, ठीक है ना। जे वाले का स्केलर पार्ट रखो बी, ठीक है, बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस गामा निकालना हो, मतलब गामा की वैल्यू निकालनी हो, तो सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रख दो, ठीक है। चलो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, आपको एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप, ये गिवन है। आपको बताना है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या सर ने बताया था कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए क्या है यहाँ पर, आई कैप का स्केलर पार्ट मतलब कि वन, बाई अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब वन, बी स्क्वायर मतलब वन, प्लस सी स्क्वायर मतलब टू। तो ये अंडर रूट फोर आ गया आपके पास, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। मतलब कि ये जो वेक्टर वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। होप कि आप ये समझ गए होगे, ठीक है ना। चलो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि बीच में थोड़ा सा स्केप हो गया था, ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बोलूं कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कितना है,
तो आप वो बोलोगे कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप से हम डिनोट करते हैं, तो ये पूरा है 2 i कैप है, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ पूछूं आपके पास स्केलर कंपोनेंट क्या है, स्केलर कंपोनेंट या फिर स्केलर पार्ट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, तो अगर मैं सिर्फ स्केलर बोल दिया ना, तो आपको स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो इस आई कैप को हटा देना और यहाँ बोल देना 2। तो अगर मैं बोलूँ कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, तो आप क्या बोलोगे, बस 2। और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो आप क्या बोलोगे, 2 i कैप डायरेक्शन के साथ बोलोगे। वैसे मैं अगर मैं बोलूँ आपको कि बताओ भाई वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस कितना है बताओ, ठीक है। तो जेड एक्सिस के टुवर्ड्स यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप होता है, ठीक है, के कैप होता है। और आपको वेक्टर कंपोनेंट बताना है तो आपको डायरेक्शन के साथ बताना है, तो आप क्या बोलोगे, 5 k कैप बोलोगे। वैसे ही अगर आप स्केलर कंपोनेंट पूछते, ठीक है, किस डायरेक्शन में, अलोंग जेड डायरेक्शन में, तो सिर्फ स्केलर में आप क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड बताते हो, तो इसका के कैप हटा दो तो ये आपका 5 हो गया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स यहीं कंप्लीट होता है। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में करके बताएं, क्योंकि अभी ये फिजिक्स की पहली वीडियो है, ठीक है। अगर आपको पसंद आई हो तो आप एक ज़रूर लाइक करना, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। और कुछ ना पसंद आया तो उसे भी कमेंट करके बताना, ठीक है। ठीक है, फिर हम लोग अगले चैप्टर में मिलते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन में, ठीक है। और किसी भी तरह के कोई भी सजेशन चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई करें और आपको हमेशा अच्छा ही सजेस्ट करें, ठीक है। और याद रखना कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ भी बना लूँगा। दूसरी चीज़, आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिमाग में आ जाने चाहिए पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। और फिर जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिजिक्स उतनी अच्छी होती जाती है, ठीक है। तो उसका आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अच्छे से पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। बी सेफ। थैंक यू।